नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक तरफ तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जो लगातार अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि येन केन प्रकारेण उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाए ताकि वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को उनके इसी मामले पर सुनवाई हुई थी। दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने रखी थी और ईडी की तरफ से बहुत सख्त लहजे में अंतरिम जमानत के विरोध में कड़ी दलीलें रखी गई थी। साफ कहा गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल को इन हालात में अंतरिम जमानत दी जाती है तो ये एक बहुत गलत संदेश जाएगा पूरे देश में। अब खबर ये आ रही है कि कल यानी 10 मई को इस मामले पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया, वो भी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे अपनी जमानत याचिका को लेकर। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी और सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अभी उन्हें मनीष सिसोदिया के मामले में अपनी दलीलें रखने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय चाहिए, क्योंकि वो इसी मामले में दूसरे आरोपी यानी कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखने में लगे हुए थे। वहां पर उनका वक्त लग रहा था, इसलिए उन्हें कम से कम मनीष सिसोदिया के मामले में अपनी दलीलें रखने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाए। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 4 दिन का समय दिया है ईडी और सीबीआई को। तो अब मनीष सिसोदिया के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 13 मई को सुनवाई होगी कि उन्हें जमानत मिलती है या नहीं। यहां पर मजेदार बात यह है कि सिसोदिया के वकील की तरफ से यह कहा गया कि ईडी और सीबीआई ट्रायल में भी देरी कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर ट्रायल शुरू होना चाहिए। और इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को फटकार पड़ चुकी है। जब यही बात राउज एवेन्यू कोर्ट में कही गई थी उनकी तरफ से कि ट्रायल में देरी हो रही है, तब राउज एवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बावेजा ने यह कहा था कि सारी देरी के लिए मनीष सिसोदिया खुद जिम्मेदार है। आरोपी जिम्मेदार है कि ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा है शराब घोटाले का, क्योंकि वो एक साथ कई याचिकाएं दायर कर देते हैं और जब वो याचिकाएं दायर करते हैं तो जांच एजेंसियों को उनका जवाब देना पड़ता है और इस मामले में अदालत को सुनवाई करनी पड़ती है और बिना वजह की याचिकाएं दायर की जाती हैं। इसलिए अगर शराब घोटाले में ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो उसके लिए सिसोदिया खुद जिम्मेदार है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में उनके वकील कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई की वजह से ट्रायल में देरी हो रही है, जबकि हकीकत यह है कि कोई भी आरोपी ये नहीं चाहता कि ट्रायल जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि अगर ट्रायल शुरू होगा तो चार्जशीट में जो आरोप उन पर लगे हैं उनका भी पूरा ब्यौरा खुलकर सामने आ जाएगा, बहस शुरू हो जाएगी, तब इनमें से किसी को जमानत मिलने के आसार ना के बराबर है। इसीलिए ट्रायल शुरू होने से पहले मनीष सिसोदिया ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से जमानत मिल जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्हें पिछले 15 महीने में एक बार भी जमानत नहीं मिली है, ना राउज एवेन्यू कोर्ट से, ना दिल्ली हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उनके खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत है। और मंगलवार को जब अंतरिम जमानत पर चर्चा हो रही थी अरविंद केजरीवाल की, उस वक्त अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास जो सबूत है वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे मनीष सिसोदिया के खिलाफ है और जून 2022 से पहले के ही सारे सबूत हैं। तो फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करने में इतनी देर क्यों लगाई ईडी ने? और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से पूछा तो ईडी की तरफ से यह जवाब दिया गया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बिल्कुल वही आरोप हैं जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में इतनी देरी इसलिए लगी क्योंकि आरोपों के बाद ईडी को उनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करने थे। मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप लगे थे उससे जुड़े हुए दस्तावेज इकट्ठा करने थे, पैसा कब कहां कैसे लिया गया, कैसे हवाला रैकेट के जरिए पैसे को गोवा पहुंचाया गया, कि सारी ट्रेल उनको खंगालनी थी, इसलिए उन्हें वक्त लगा। और जब उनके पास पुख्ता सबूत इकट्ठा हो गए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और ईडी की तरफ से तो यह भी कहा गया था कि पहला सम्मन भेजने के बाद अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के साथ कोऑपरेट करते और ईडी के सामने पेश हो जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती कि उनको गिरफ्तार करना पड़ता। उनकी गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो बार बार ईडी को गच्चा दे रहे थे। और अभी चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो पहले सम्मन के वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी ने ईडी के जरिए सम्मन भिजवाया है और ये बहाना बनाकर वो पहले सम्मन पर भी हाजिर नहीं हुए थे। उसके बाद वो विपश्यना पर चले गए थे दूसरे सम्मन के वक्त, उस वक्त भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उसके बाद राज्यसभा चुनाव आ गए, फिर बहाना बनाया। इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने हर बार बहाना बनाया और ईडी के 9 सम्मन को दरकिनार किया, नजरअंदाज किया। इसलिए आखिर में ईडी को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा और ईडी ने अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन का जवाब नहीं दे रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, इसकी शिकायत मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी की थी और कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा था। और फिर के कविता, उनको तो जमानत ही नहीं मिल पा रही है, वो भी तो इन्हीं आरोपों के तहत ईडी की कस्टडी में थी, अभी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। उनकी न्यायिक हिरासत भी 20 मई तक एक्सटेंड हो चुकी है। उन्होंने तो इस आधार पर भी जमानत लेने की कोशिश की थी कि पीएमएलए एक्ट में महिलाओं के लिए खास प्रोविजन है, खास प्रावधान है, लेकिन तब ईडी की तरफ से कहा गया था कि वो एक सामान्य महिला नहीं है, वो एक प्रभावशाली नेता है। साउथ लॉबी की तरफ से वो बात कर रही थी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ। उन्होंने ही 100 करोड़ रुपए दिए थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को और वो पहले भी गवाहों को प्रभावित कर चुकी हैं। उन्होंने जो उनके पास 5 फोन थे उनका डाटा भी डिलीट किया है, उस दिन डिलीट किया है जब उन्हें पहला सम्मन मिला था। यही नहीं, ईडी की तरफ से ये जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी कि जब अरविंद केजरीवाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान वहां पर गए थे तो 7 स्टार होटल में ठहरे थे और उस बिल का भुगतान चैरिट एडवर्टाइजर्स ने किया था। चैरिट एडवर्टाइजर्स वो कंपनी है जिसके कर्ता धर्ता मालिक राजेश जोशी हैं। उन्हें भी ईडी ने गिरफ्तार किया था इसी शराब घोटाले के सिलसिले में। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी और चंद्रप्रीत सिंह, जिसको ईडी ने करीब करीब 3 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया है, वो इसी चैरिट एडवर्टाइजर्स के लिए काम करता है। चंद्रप्रीत सिंह ही वो बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है जो हवाला चैनल्स के जरिए पैसे को गोवा लेकर आया था। और ईडी ने विनोद चौहान नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है पिछले हफ्ते। उसकी भी हवाला ऑपरेटर्स के साथ पैसा साउथ लॉबी से लेकर गोवा तक पहुंचाने में अहम भूमिका रही है। उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि अभिषेक बोनापल्ली के कहने पर उसने दिल्ली में दिनेश अरोड़ा के दफ्तर से पैसों से भरे 2-2 बैग इकट्ठा किए थे और उनको गोवा पहुंचाया था। उसके बाद उसने दिल्ली के नारायणा इलाके के टोडापुर से भी 2 पैसों के भरे बड़े बड़े बैग इकट्ठा किए थे और उनको भी हवाला ऑपरेटर्स की मदद से गोवा तक पहुंचाया था। तो अब चंद्रप्रीत सिंह और साथ ही साथ ये विनोद चौहान, ये दोनों वो कड़ियां हैं जिन्होंने सीधे सीधे डील किया है हवाला ऑपरेटर्स के साथ। साउथ लॉबी ने जो पैसा दिया उसे हवाला के चैनल्स के जरिए ही गोवा समेत अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान पहुंचाया गया। चंद्रप्रीत सिंह भी ईडी के सामने कई राज उगल चुका है और ये विनोद चौहान, जिसने दिल्ली में अलग अलग इलाकों से पैसों से भरे 4-4 बैग गोवा तक पहुंचाए हैं, वो भी सारे राज खोल रहा है। अभिषेक बोनापल्ली के कहने पर उसने ये किया। दिनेश अरोड़ा तो अब ईडी के लिए सरकारी गवाह बन चुका है, तो जाहिर सी बात है उसने भी इस बारे में ईडी को सारी जानकारी दी होगी और उससे मिली जानकारी के आधार पर ही ईडी ने विनोद चौहान को पकड़ा है। ऐसे में विनोद चौहान अगर वो मुंह खोलेगा तो बहुत से लोगों के नाम सामने आएंगे और ईडी ने तो नवंबर महीने में तेलंगाना में भी कम से कम 22 ऐसे हवाला ऑपरेटर से बात की थी जिन्होंने साउथ लॉबी के पैसे को पहुंचाया था उन ठिकानों पर जहां जहां आम आदमी पार्टी चाहती थी। उन्होंने तो ये भी बताया था कि चार्टर्ड विमान से भी पैसा दिल्ली भेजा गया है। तो क्या ये जो बैगों में पैसा भरा हुआ था जिन्हें विनोद चौहान ने बाद में गोवा तक पहुंचाया, क्या वो वही पैसा था जो चार्टर्ड विमान से दिल्ली आया था? तो ऐसे में अभी तो चंद्रप्रीत सिंह और विनोद चौहान, इनका भी आमना सामना ईडी करवाएगी। और फिर जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी थी कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, 2 साल से इस मामले की तहकीकात चल रही है और अब जाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया चुनाव से पहले, तो ईडी की तरफ से बताया गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें सीधे सीधे पैसा किसी के खाते में नहीं है, लेकिन वो पैसा कैसे खर्च किया गया इसका मनी ट्रेल खंगालने में वक्त लगता है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले होते हैं इसमें सच में जो
अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं, अगर वही जानकारी जांच एजेंसियों तक पहुंचाए तभी इनकी पोल पट्टी खुल पाती है, तभी ये मामले सुलझ पाते हैं। और अब चरणप्रीत सिंह, ये विनोद चौहान, राजेश जोशी जिसकी चैरिट एडवर्टाइजर्स है, उसको भी तो 30 करोड़ रुपए इसी तरह से पहुंचाए गए थे। और फिर आम आदमी पार्टी के वो 16 उम्मीदवार जो विधानसभा चुनाव में खड़े थे, जिन्हें कैश में पैसा दिया गया पार्टी की तरफ से, दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव के सह प्रभारी थे, वहां की प्रभारी तो आतिशी सिंह भी हैं। तो ये सारी जो कड़ियां हैं, इन तक धीरे धीरे करके ईडी पहुंच रही है। लेकिन फिलहाल ईडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में अंतरिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और ईडी 15 मई से पहले पहले के कविता और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी दायर करने जा रही है। उस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया जाएगा, आरोपी बनाया जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई तो ईडी को अपनी स्ट्रेटेजी को एक नए सिरे से प्लान करना होगा। अभी तो वैसे सीबीआई भी है, सीबीआई को भी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी चाहिए है। सीबीआई साजिश वाला जो एंगल है जिसका खुलासा के कविता ने किया था, उस बारे में उनसे पूछताछ करना चाहती है। और फिर एनआईए भी कतार में है, क्योंकि 133 करोड़ रुपए जो अरविंद केजरीवाल ने सिख फॉर जस्टिस जैसे बैंड खालिस्तानी संगठनों से लिए हैं, इस एवज में कि वो खालिस्तानी आतंकवादी देवेंद्र पाल भुल्लर को रिहा करवा देंगे, उसका हिसाब किताब भी उनको देना है। तो अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें कम होने वाली नहीं है। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या फैसला आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।